Hello everyone. Today I welcome you in Let's Crack MP कंपटीशन चैनल पे। आपका लेट्स क्रैक एमपी कंपटीशन चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपके सीटेट हो या एमपीटेट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों आज इसके बारे में अपन पूरा डिस्कशन करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे जो है आपको पूरा नॉलेज इसके बारे में मिले। दोस्तों भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई यह एक नीति है जिसे 2009 में आरंभ किया गया था। कब लागू किया गया था? 2009 में। ये क्वेश्चन आपका बनता है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि सीसीई जो पैटर्न है या सतत तथा व्यापक मूल्यांकन जो व्यवस्था है वो भारत में कब लागू की गई? तो वो भारत में लागू की 2009 में लागू की गई दोस्तों। साथ में इसकी आवश्यकता जो है शिक्षा के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया था। यह मूल्यांकन प्रक्रिया राज्य सरकारों के परीक्षा बोर्डों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई है। ये कैसे शुरू की गई दोस्तों? राज्य के परीक्षा बोर्ड तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों द्वारा शुरू की गई है। इस पद्धति द्वारा 6वीं से लेकर 10वीं की कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सीसी पैटर्न में किस क्लास से लेकर किस क्लास तक की विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा क्लास 6 टू 10th। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। अब आइए आगे चलते हैं। कुछ विद्यालयों में जो है ये 12वीं कक्षा में भी के लिए भी यह प्रक्रिया लागू है। अगर इसका इतिहास देखें दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में देखें तो भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए 20 सितंबर 2009 को, कब यहाँ पे डेट भी दी हुई 2020 सितंबर 2009 को घोषित किया कि सतत और व्यापक मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाया जाएगा और अक्टूबर 2009 से कक्षा 9 के लिए सभी संबद्ध विद्यालयों में उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे 20 सितंबर 2009 को जो है घोषित किया गया कि सीसी पैटर्न जो है आपको लागू किया जाएगा, सुदृढ़ बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, परिपत्र में आगे बताया गया था कि वर्तमान शैक्षिक सत्र जो है 2009-10 से कक्षा 9, 10 और 10 के लिए नई ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। नई ग्रेडिंग प्रणाली कब से शुरू हुई दोस्तों? 2009-10 में कक्षा 9 और 10 के लिए नई ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की गई। दिनांक 29 दिसंबर 2009 के परिपत्र संख्या में उल्लिखित कक्षाओं के लिए लागू की जाने वाली ग्रेडिंग प्रणाली के सभी विवरण प्रदान किए गए थे। दोस्तों सीबीएसई ने 6 अक्टूबर 2009 से प्रशिक्षण फॉर्मेट में कार्यशालाओं के माध्यम से देश भर में सतत तथा व्यापक मूल्यांकन देना प्रारंभ किया था। दोस्तों सीबीएसई ने कब प्रारंभ किया? 6 अक्टूबर 2009 से पूरे देश भर में ये प्रक्रिया लागू हुई। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। ये जो है हमेशा जो है एक क्वेश्चन होता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन आखिर है क्या। दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। यह निर्धारण के विकास की प्रक्रिया है। यह कैसी प्रक्रिया है? निर्धारण के विकास की प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। कैसे उद्देश्यों पर? दोहरे उद्देश्य पर। ये कौन से दोहरे उद्देश्य हैं? ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी ओर व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन तथा निर्धारण की सततता में है। इसमें जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन में किन 2 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है दोस्तों? अधिगम और व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन में। ये आप ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में किन उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या रहेगा? अधिगम और व्यवहारगत परिणामों पर। अधिगम और व्यवहारगत परिणामों पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद आते हैं इस योजना में शब्द सतत का क्या अर्थ होता है? इस योजना में दोस्तों सतत का अर्थ होता है वृद्धि और विकास के अभिज्ञान पक्षों को मूल्यांकन करने पर बल देना है। सतत का अर्थ है वृद्धि और विकास। यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत शब्द का क्या अर्थ है? तो सतत शब्द का अर्थ है वृद्धि और विकास के अभिज्ञान पक्षों को मूल्यांकन करने पर बल देना, जो एक घटना की बजाय एक सतत प्रक्रिया है। जो संपूर्ण अध्यापन
जो संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित है दोस्तों। शैक्षिक सत्र के पूरे विस्तार में फैली हुई है। इसका अर्थ है कि निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षा की आवृत्ति और अधिगम के अंतरालों का निदान और सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुनः परीक्षा और स्वयं मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शामिल हैं। दूसरे शब्द व्यापक का अर्थ क्या है? व्यापक का अर्थ है दोस्तों छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। व्यापक में क्या है? शैक्षिक और सह शैक्षिक, एजुकेशनल और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं दोस्तों, उनको दोनों को ही शामिल किया जाता है। शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। किसमें? व्यापक में। चूँकि क्षमताएँ और मनोवृत्तियाँ और अभिरुचियाँ अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती हैं। दोस्तों हर एग्जाम जो है आपका लिखित में नहीं लिया जा सकता। जैसे कि मनोवृत्तियाँ होती हैं, आपकी क्षमता होती है, अभिरुचि होती है, इसको लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं स्टूडेंट्स। अतः यह शब्द विभिन्न साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है तथा इसका लक्ष्य निम्नलिखित अधिगम क्षेत्रों में छात्र के विकास का निर्धारण करता है। कौन से क्षेत्र हैं? पहला जो क्षेत्र है आपका है वो है ज्ञान, दूसरा जो क्षेत्र है समझ और व्यापकता, तीसरा है लागू करना, चौथा विश्लेषण, फिर मूल्यांकन करना, सृजन करना, आकलन करना, मापन करना और परीक्षण। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया जाता है दोस्तों। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में हमारे ये ज्ञान, समझ, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना, आकलन करना, मापन करना और परीक्षा, लास्ट में आपका आता है परीक्षा होती है लास्ट में आपकी। तो इस तरह ये सतत और व्यापक शब्द में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद इस प्रकार यह योजना एक पाठ्यचर्या संबंधी पहल सकती है जो परीक्षा को समग्र अधिगम की ओर विस्थापित करने का प्रयास करती है। इसका लक्ष्य दोस्तों, इसका लक्ष्य अच्छे नागरिक बनाना है। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो लक्ष्य है वो क्या है? अच्छे नागरिक बनाना, जिनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके पास उपयुक्त कौशल तथा वांछित गुणों के साथ शैक्षिक उत्कृष्टता हो। यह आशा की जाती है कि इससे छात्र जीवन की चुनौतियों को आत्मविश्वास और सफलता के साथ पूरा कर सकेंगे। मूल्यांकन से निकलने वाला अर्थ क्या है? मूल्यांकनों से निकलने वाला अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन से निकलने वाला अर्थ आकलन एक संवेदनात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम तथा अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। मापन आकलन मूल्यांकन की एक तकनीक है। मापन आकलन मूल्यांकन की एक तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन किया जाता है। मापन आकलन मूल्यांकन की एक तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन किया जाता है। कैसा वर्णन किया जाता है? आंकिक वर्णन किया जाता है। और मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों यहाँ दो कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनको मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम तथा अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। ठीक है। जबकि मापन क्या है? मापन आकलन मूल्यांकन की एक तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन किया जाता है। मापन में आंकिक वर्णन किया जाता है दोस्तों, और मूल्यांकन में क्या किया जाता है? पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। परीक्षा तथा परीक्षण आकलन मूल्यांकन का एक उपकरण पद्धति है जिसके द्वारा परीक्षण यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक अनुभव कौशल की जांच की जाती है। किस अनुभव की जांच की जाती है? ज्ञानात्मक अनुभव कौशल की। ठीक है, ज्ञानात्मक अनुभव कौशल की जांच की जाती है। तो दोस्तों इस तरह से इनके अर्थ निकलते हैं। और अधिक जानने पर सतत और व्यापक मूल्यांकन को और साथ इससे संबंध रखने वाले सतत और व्यापक मूल्यांकन के पत्र देखने के लिए दार्शनिक सुधार देखते हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं दार्शनिक सुधार में दोस्तों दार्शनिक सुधार में क्या होता है दोस्तों? दार्शनिक सुधार जो होता है अपना, दार्शनिक सुधार शिक्षा का प्राथमिक
प्राथमिक प्रयोजन पुरुष और महिला में पहले से मौजूद संपूर्णता को प्रकट करना है। पहले से मौजूद संपूर्णता को, शिक्षा का प्राथमिक प्रयोजन क्या होता है? पुरुष और महिला में पहले से मौजूद संपूर्णता को प्रकट करना है। ये किसका कहना है? हमारे स्वामी विवेकानंद साहब का कहना है। दोस्तों, शिक्षा का प्रयोजन व्यक्ति का चहुमुखी विकास करना है। शिक्षा का जो प्रयोजन है वो व्यक्ति और बच्चे का चहुमुखी विकास करना। इस चहुमुखी विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है? 21वीं सदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में यूनेस्को ने मनुष्य में के जीवन में 4 स्तरों का उल्लेख किया है। किन किन स्तरों का उल्लेख किया है? पहला भौतिक, बौद्धिक, तीसरा मानसिक और चौथा आध्यात्मिक। इस प्रकार चहुमुखी विकास के रूप में शिक्षा का प्रयोजन भौतिक, बौद्धिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्तरों में प्रत्येक बच्चे की छुपी हुई संभावना का अनुकूलन करना है। देश में पहली बार सीबीएसई ने चहुमुखी विकास के इस विशाल लक्ष्य को बिहार में लाने का प्रयास किया है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में, दोस्तों, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में वैश्वीकरण का शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। शिक्षा का महत्वपूर्ण निहितार्थ है। शिक्षा के बढ़ते वाणिज्यीकरण को सर्वत्र देखा जा रहा है। शिक्षा के बढ़ते वाणिज्यीकरण को सर्वत्र देखा जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, शिक्षा जब ये वाणिज्यीकरण बढ़ता जा रहा है, इससे क्या होता है दोस्तों? विद्यालयों को वस्तु बनाने और विद्यालयों के लिए बाजार संबंधी संकल्पनाओं के अनुप्रयोग से विद्यालयों की गुणवत्ता पर बढ़ते दबाव के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। लगातार बढ़ते प्रतिस्पर्धा परिवेश जिसमें विद्यालयों को भी घसीटा जा रहा है और माता पिता की बढ़ती उम्मीदें बच्चों पर तनाव डालती हैं और चिंता का असहनीय भार डाल रही हैं, जिससे बहुत कम उम्र के बच्चों की व्यक्तिगत वृद्धि और विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार उनके सीखने का आनंद कम हो रहा है। इस तरह उनके जब बहुत ज़्यादा उन पर दबाव हो जाता है अपने माता पिता की अपेक्षाओं का, समाज की अपेक्षाओं का, तो उनका जो पढ़ने का जो आनंद है वो भी जा रहा है। छात्रों की समझ, शैक्षिक लक्ष्य, ज्ञान की प्रकृति और एक सामाजिक स्थल के रूप में विद्यालय की प्रकृति सैद्धांतिक रूप के अनुसार कक्षा अभ्यास को मार्गदर्शन देने में हमारी सहायता हो सकती है। इस प्रकार संकलनात्मक विकास संबंधों को गहरा और समृद्ध करने और अर्थों के नए स्तरों के अर्जन की सतत प्रक्रिया है। यह उन सिद्धांतों का विकास है कि बच्चों का प्राकृतिक और सामाजिक संसार होता है जिसमें उनका आपसी संबंध शामिल है। जो उन्हें यह समझाता है कि चीज़ें ऐसी क्यों हैं, उनके कारणों और प्रभावों के बीच संबंध और निर्णयों तथा कार्य करने के आधार क्या है। इस प्रकार मनोवृत्तियाँ, भावनाएं और मूल्य बोधात्मक विकास के अविभाज्य हिस्से हैं। यह भाषा के विकास मानसिक प्रदर्शन, संकल्पना, तर्क शक्ति के विकास से जुड़े हैं। दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे की भौतिक और बोधात्मक क्षमताएं विकसित होती हैं, वे अपनी मान्यताओं के बारे में और अधिक सजग हो जाते हैं और उनकी अपने अधिगम को नियमन करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे की भौतिक अवबोधात्मक, जैसे भौतिक चीज़ों के बारे में जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, वे अपनी मान्यताओं के बारे में अधिक सजग हो जाते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, ये हमेशा दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि एनसीएफ जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न स्तर परीक्षा में सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। कौन से सुधार प्रस्तावित किए गए हैं? वास्तव में बोर्ड को 10वीं की कक्षा की परीक्षा को वैकल्पिक बनाते हुए एक दीर्घ अवधि उपाय पर विचार करना चाहिए। ये सुधार जो है उसमें प्रस्तावित किया गया है कि 10वीं की कक्षा को वैकल्पिक बनाना चाहिए। परीक्षा को जो है वैकल्पिक बनाते हुए उसके दीर्घ अवधि उपाय पर विचार, उसकी दीर्घ अवधि बनाया जाए उसकी। इस प्रकार छात्रों और जिन्हें बोर्ड का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, इस प्रकार छात्रों जैसे ऐसे छात्र जिन्हें बोर्ड का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए को उसी विद्यालय में एक आंतरिक विद्यालय परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। ये हमारे एनसीएफ का जो है विचार है। उपरोक्त कार्यक्रम में एनसीईआरटी द्वारा 2006 में प्रस्तुत परीक्षा सुधार पर स्थिति पत्र के अनुसार वास्तव में हमारा विचार है कि कक्षा 10वीं कक्षा की परीक्षा को वैकल्पिक बनाया जाए। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र जो उसी विद्यालय में 11वीं में पढ़ना चाहते हैं और किसी तात्कालिक प्रयोजन के लिए उन्हें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें बोर्ड परीक्षा के बजाय विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसे छात्र जो 10वीं में पढ़ते हैं और उसी विद्यालय में 11वीं में पढ़ना चाहते हैं,
तो उन्हें ऐसी व्यवस्था की जाए कि उन्हें बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता न हो, तो उन्हें विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दोस्तों ये हमारे NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा प्रोग्राम 2005 का विचार है दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं प्रत्यक्षता, सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्यान्वयन में नेतृत्वकारी और अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए CBSE के प्रयास एक प्रमुख कदम है। CBSE ने बहुत ही प्रमुख कदम उठाए हैं जो विद्यालयों का दर्जा बोर्ड के समक्ष भागीदारी के रूप में लाने का प्रयास है। जो बोर्ड के निर्देशों के अधीन विद्यालयों द्वारा जारी पृथक स्वतंत्र प्रमाण पत्र के माध्यम से सार्वजनिक उपयोग हेतु छात्रों की प्राप्ति स्तरों का निर्धारण करते हैं। ऐसी अनेक रूपरेखाएं हैं जो बच्चे के शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्रों सहित उसके चहुमुखी विकास का निर्धारण करने के लिए एक सार्थक कार्यकारी रूपरेखा तैयार करने के लिए संदर्भित की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने अधिगम के 4 स्तंभों की उपरोक्त संकल्पना को प्रवर्धित किया है, जैसे सीखने के लिए अधिगम, अधिगम के कौशल, अधिगम की शैलियाँ, अधिगम की मनोवृत्तियाँ तथा मनोवृत्ति करने के लिए अधिगम और निष्पादन के लिए कौशल, एक साथ रहने के लिए अधिगम, अंतर्वैयक्तिक कौशल, विविधता और विभिन्नता के लिए सहनशीलता और आदर बनने के लिए अधिगम, उत्कृष्टता के लिए प्रयास, स्वयं साक्षात्कार के लिए अधिगम, बहुप्रयोजन आसूचना रूपरेखा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, भाषा विज्ञान संचार, तार्किक गणितीय निराकार, यांत्रिक तार्किकता, संगीतिक में वाणी वाद्य, संगीतिक मनोवृत्ति, गतिबोधक में खेल क्रियाएं, नृत्य नाटक, शिल्पकला मॉडल और मॉडल बनाना, इस तरह ये चीज़ें शामिल की गई। अंतर्वैयक्तिक में इंट्रापर्सनल में तनाव प्रबंधन, कैसे तनाव का प्रबंधन किया जाए, सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं का प्रबंधन, आनंददायता, आशावादी, आशाप्रदता, अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल संबंध दल के रूप में कार्य, नेतृत्व सहयोग, पर्यावरण संबंधी सुंदरता, नैतिकता और मान्यताएं, आंतरिक सज्जा, स्थान को समझना और व्यवस्थित करना। दोस्तों जीवन कौशल रूपरेखा। अब जीवन कौशल रूपरेखा में आत्म जागरूकता, समानुभूति, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, निर्णय लेना, समस्या का समाधान, प्रभावी संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संबंध, दबाव के साथ सामंजस्य बैठाना, आक्रोश के साथ सामंजस्य बैठाना, संवेगों पर नियंत्रण करना, मनोवृत्तियाँ, रुचियाँ और अभिरुचियाँ। दोस्तों ये सब जो है शिक्षा का लक्ष्य बच्चों को समाज में जिम्मेदार, उत्पादक और उपयोगी सदस्य बनने के लिए सक्षम करना है। दोस्तों अधिगम अनुभवों द्वारा ज्ञान कौशलों और मनोवृत्तियों का निर्माण किया जाता है। विद्यालयों में छात्रों के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। कक्षा में ही छात्र अपने अनुभवों का विश्लेषण और मूल्यांकन कर सकते हैं। शंका करना, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल करना, स्वतंत्र रूप से सोचना सीख सकते हैं। पाठ्यचर्या मूल्यांकन का स्थान एक पाठ्यचर्या का अर्थ है समग्र लक्ष्यों, पाठ्यक्रम सामग्रियों, विधियों और निर्धारण को मिला जुलाकर संपूर्ण अध्यापन अधिगम कार्य बनाना। संक्षेप में कहा जाए तो यह ज्ञान और क्षमताओं की रूपरेखा प्रदान करता है जिसे एक विशेष स्तर पर उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों पाठ्यक्रम में प्रयोजन, अर्थों और मानकों का विवरण मिलता है जिसकी तुलना में व्यक्ति कार्यक्रम की प्रभावशीलता और छात्रों द्वारा की गई प्रगति की जांच कर सकता है। मूल्यांकन से न केवल छात्रों की प्रगति और उपलब्धि का मापन किया जाता है बल्कि अध्यापन सामग्री और लेन देन में प्रयुक्त विधियों की प्रभावशीलता को भी परखा जा सकता है। अतः मूल्यांकन को प्रभावी आपूर्ति, अध्यापन, अधिगम प्रक्रिया में सुधार के दोहरे प्रयोजन के साथ पाठ्यचर्या के घटक के रूप में देखा जाना चाहिए। योजना के उद्देश्य बोधात्मक, साइकोमीटर, भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना, विचार प्रक्रिया पर जोर देना, याद करने पर नहीं मूल्यांकन, विचार प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए ना कि याद करने। मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य अंग बनाना ये शामिल है। नियमित और निदान। दोस्तों नियमित और निदान, इसके बाद सुधारात्मक अनुदेश के आधार पर छात्रों की उपलब्धि और अध्यापन अधिगम कार्यनीतियों के सुधार हेतु मूल्यांकन उपयोग करना। दोस्तों निष्पादन का वांछित स्तर बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण के रूप में मूल्यांकन का उपयोग करना। एक कार्यक्रम की सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या प्रभावशीलता का निर्धारण करना। छात्र सीखने की प्रक्रिया और सीखने के परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय
लेना, अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया का छात्र केंद्रित गतिविधि बनाना, ये सब हमारे CCE पैटर्न का हिस्सा है दोस्तों। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सकें, और शेयर करना ना भूलें, जिससे स्टूडेंट्स को ये वीडियो तुरंत मिल पाए। तो आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।